हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो है वह नीति आयोग टॉपिक से होने वाला है। ओके, इंडियन पॉलिटी, और मैं रिसोर्स के रूप में एम लक्ष्मीकांत बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपके पास जो भी इंडियन पॉलिटी की बुक होगी आप वहाँ से भी हाईलाइट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास पेन कागज़ अभी हैं तो प्लीज़ की पॉइंट हैं कुछ, उसको आप नोट कर लीजिए। सो आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम होंगे सो आप वहाँ से जितना भी जल्दी हो सके रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का मेन मुद्दा है नीति आयोग, योजना आयोग के थोड़ा सा समरी पे बात करेंगे। मेन फोकस हमारा नीति आयोग पे रहेगा। आपके पास जो भी बुक होगा, अदरवाइज इस वीडियो को भी पॉज करके आप पूरी समरी पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं बातों पे बात करना चाहेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं या पढ़ने से इम्पॉर्टेंट फील होता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये। सो स्टार्ट करते हैं। पहले स्थापना की बात कर लेते हैं। ओके, 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करने के स्थान पर एक नए निकाय की निकट भविष्य में स्थापना करने की घोषणा की। सो यहाँ पे देखिए, जो 13 अगस्त है, 13 अगस्त 2014, यहाँ पर जो योजना आयोग है, योजना आयोग, इसको भंग कर दिया गया है। ठीक है, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, ओके, नीति आयोग का स्थापना किया गया है। सो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नीति आयोग योजना आयोग की ही तरफ भारत सरकार के कार्यकारिणी संकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सृजित निकाय है। यह इस प्रकार यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी यह गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है। ठीक है, सो ये गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखना, गैर संवैधानिक निकाय है। ओके, नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा थिंक टैंक है। ठीक है, जो कि निदेशकी एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीति एवं दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केंद्र व राज्यों के प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है। देखिए, जो योजना आयोग था ना, उसमें राज्यों को उतनी प्रधानता नहीं दी गई थी, लेकिन नीति आयोग में राज्यों को प्रधानता दिया गया है। सो ये एक नया पॉइंट है, प्लीज इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, योजना आयोग युग की पहचान या नीतियों का केंद्र से राज्यों को एक तरफा प्रवाह है, जो कि अब राज्यों के वास्तविक एवं सतत भागीदारी की प्रतिस्थापित हो गया है। ठीक है, पूर्व के आदेशों एवं नियंत्रण दृष्टिकोण में परिप्रेक्ष्यात्मक बदलाव के रूप में नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोण को संघर्षवादी रुख नहीं अपनाकर सहयोगात्मक स्थिति एवं समायोजित करता है। ठीक है, संघवाद की भावना के अनुरूप नीति की अपनी नीतिगत सोच भी आधार से शीर्ष, न कि शीर्ष से आधार दृष्टिकोण के आधार पर रूपायित होती है। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, इसका गठन देखते हैं। ठीक है, नीति आयोग का जो गठन है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष होता है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। शासी परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल में कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, वो भी कहाँ, जहाँ के विधायिकाएं जिस यूटी में होते हैं, और जहाँ पर विधायिकाएं नहीं हैं वहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, उनको यहाँ पे शासी परिषद में वो मेंबर होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें, इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इनका संयोजनात्मक प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल इसमें शामिल रहते हैं। इन परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति करता है। विशिष्ट आमंत्रित विशेषज्ञ, सुविज्ञ एवं अभ्यासी जिनके पास संबंधित क्षेत्र के विशेष ज्ञान योग्यता हो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। पूर्णकालिक सांगठनिक
ढांचा, प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त निम्नलिखित द्वारा इसका गठन होता है। उपाध्यक्ष, ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। सदस्य, पूर्णकालिक, ये राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। अंशकालिक सदस्य, अधिकतम 2, जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय, शोध संगठनों एवं अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अंशकालिक सदस्यता चक्रानुक्रमण के आधार पर होता है। पदेन सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं, शोध शाखा, परामर्शता शाखा, टीम इंडिया शाखा। ठीक है, जो ये सेगमेंट है आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना। यहां से क्वेश्चंस मैक्सिमम मिसलेनियस फॉर्म में आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, क्लियर। नीति आयोग केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग, परामर्श, समन्वय में कार्य करता है। यह केंद्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएं करता है, लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। उद्देश्य, नीति आयोग के उद्देश्य निम्नवत हैं। पहला, राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, प्रक्षेत्रों एवं रणनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण का विकास। नीति आयोग का दृष्टिकोण इस स्थिति में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्रियों के लिए राष्ट्रीय एजेंडे की रूपरेखा प्रदान करेगा ताकि इसे अपेक्षित गति मिल सके। नंबर 2, सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए सतत आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहयोग पहलों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं। नंबर 3, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास और उन्हें सरकार के उच्चतर स्तर तक उत्तरोत्तर युक्त करते जाना। नंबर 4, यह सुनिश्चित करना कि जो भी क्षेत्र विषय इसमें संदर्भित किए जाते हैं आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल रहे। नंबर 5, हमारे समाज के उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना जो कि आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं। नंबर 6, रणनीतिक एवं दीर्घकालिक नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा एवं पहलों को डिजाइन करना और उनकी प्रगति एवं सक्षमता का अनुश्रवण करना। अनुश्रवण एवं फीडबैक से मिले सबकों के आधार पर नवाचारी सुधार के लिए तत्पर होना, जिससे मिड कोर्स करेक्शंस की भी शामिल होगा। नंबर 7, प्रमुख हितधारकों एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समान सोच वाले थिंक टैंक, साथ ही शैक्षिक एवं नीतिगत शोध संस्थाओं के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक सलाह देना। नंबर 8, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अभ्यासियों एवं अन्य साझेदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमितापूर्ण समर्थन रक्षा प्रणाली का सृजन करना। ओके, अंतर प्रक्षेपी एवं अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए मंच प्रदान करना ताकि विकास एजेंडा को लागू करने की गति तीव्र की जा सके। नंबर 10, एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना, धारणीय एवं समत्वपूर्ण विकास के क्षेत्र में सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रचलनों एवं पर हुए शोध के निधान कोष के रूप में कार्य करना। ओके, एक यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय विकास एजेंडा और परिलिखित उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी अन्य गतिविधियों को साथ में लेना। ओके, नीति आयोग भारत को चुनौतियों से बेहतर ढंग से जूझने के लिए सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है निम्नलिखित माध्यम से। नंबर 1, भारत के जनसंख्यात्मक लाभांश का उपयोग कर युवाओं, नर नारियों की क्षमता का शिक्षा, कौशल विकास, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति, रोजगार के माध्यम से
पूरा लाभ उठाना। नंबर 2, निर्धनता उन्मूलन तथा प्रत्येक भारतीय के लिए गरिमापूर्ण एवं आत्मसम्मान युक्त जीवन का अवसर। लैंगिक पूर्वाग्रह, जाति, आर्थिक विषमता के आधार पर उपजी असमानता का समाधान। नंबर 4, विकास प्रक्रिया से गांवों के संस्थागत रूप से जोड़ना। नंबर 5, 50 मिलियन छोटे व्यवसायियों को नीतिगत समर्थन जो कि रोजगार सृजन का बृहद स्रोत। नंबर 6, अपने पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिसंपत्ति की सुरक्षा। देखिए ये जो टोटल 6 पॉइंट है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप पढ़े हैं तो ये जो 6 पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से के वो सब्जेक्ट ही हैं। सो जब भी आप आंसर राइटिंग या डिबेट या ऐसे राइटिंग करेंगे तो जो भी नीति आयोग के ये कारक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से वहाँ पे पुटअप आप कर सकते हैं कि इनके सब्जेक्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए आलोचना की बातें कही गई हैं। सो हमारे एग्जाम में आलोचना का उतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है और अभी काफ़ी अच्छा नीति आयोग काम कर रहा है, तो इसमें आलोचना का बहुत ज़्यादा बात करना भी शायद सही नहीं होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अधीनस्थ कार्यालय, राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नीति आयोग का अधीनस्थ कार्यालय है। यह पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च यानी IAMR के रूप में जाना जाता था। इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च IAMR की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंतर्गत 1962 में हुआ था, ठीक है। सो प्लीज आप ये याद रखना, क्लियर। यह विचारों के क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता था और मानव पूंजी विकास पर नीतिगत शोध आयोजित करता था ताकि परिप्रेक्ष्यगत योजना तथा नीतिगत एक्ट को प्रोत्साहित किया जा सके। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन की प्रकृति, विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण, पारदर्शिता के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाना। सो जो IAMR है जो कि 1962 में स्थापित हुआ था, इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव क्या है कि मानव संसाधन की प्रकृति, विशेषता एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पारदर्शिता के माध्यम से ज्ञान को बढ़ाना है, ठीक है। 9 जून 2014 को IAMR का नाम बदलकर NILRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया गया, क्लियर। NILERD को नीति आयोग पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुदान सहायता के रूप में निधि प्राप्त होती है, क्लियर। तो प्लीज ये माइंड रखना, मस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और इसका जो नाम चेंज हुआ है और 9 जून 2014 को जो इसका नाम चेंज हुआ है ये भी प्लीज आप याद रखना, ओके। आगे चलते हैं। पूर्ववर्ती योजना की स्थापना 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई थी, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष KC नियोगी और इस प्रकार योजना आयोग भी न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय था। भारत में यह सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्ष अंग था। कार्य क्या था इसका? पूर्ववर्ती योजना आयोग में निम्नलिखित कार्य थे। देश के भौतिक पूंजी मानव संसाधन का आकलन का उनकी समृद्धि का संभावना तलाश करना। नंबर 2, देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना का सूत्रण करना। प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन चरणों को परिभाषित करना जिनमें योजनाओं के कार्यान्वित करना है। नंबर 4, आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना। योजना के प्रत्येक चरण
के सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी की प्रवृत्ति का निर्धारण करना। नंबर 6, योजना को लागू करने में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, जरूरी समायोजनाओं की अनुशंसा करना। ओके, सो ये रहे सारे के सारे योजना आयोग के कारक। ओके, इसका गठन देख लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष थे, वहीं आयोग की बैठक की अध्यक्षता करते थे। आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था जो कि आयोग का वास्तविक प्रमुख था, अर्थात पूर्णकालिक कार्यात्मक प्रमुख। पंचवर्षीय योजना को तैयार कर इसका प्रारूप केंद्रीय मंत्रिमंडल को सौंपने की जिम्मेदारी उसी की थी। क्लियर। उसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती थी और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। हालांकि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता था बिना मत देने का अधिकार दिए। ठीक है। सो जो नीति आयोग की स्थापना था, सेम योजना आयोग का स्थापना की बातें यहाँ पर कही गई हैं। डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर राज्यों का प्रमुखता दिया गया है। यहाँ पे प्रत्येक राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे और यूटी के जहाँ विधायिका है वहाँ के मुख्यमंत्री, और जहाँ पे विधायिका नहीं है वहाँ के उपराज्यपालों को यहाँ पे इनवाइट किया गया है सदस्य के रूप में, जबकि योजना आयोग में ऐसी कोई चर्चाएं नहीं मिलती हैं। क्लियर। आयोग में राज्यों का किसी भी तरह से प्रतिनिधित्व तो नहीं था, इसलिए योजना आयोग पूर्णतया केंद्र द्वारा गठित एक संस्था थी। इसमें केंद्र का जो प्रभुत्व है वो काफी हद तक था, राज्यों के इसमें कोई भूमिका नहीं थी, जबकि नीति आयोग में इसमें राज्यों की भी भूमिका है। ओके, सो ये बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है नीति आयोग और योजना आयोग में। देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई है, इसको स्थगित कब किया गया, ओके, नीति आयोग की स्थापना कब की गई है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। सो यही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था एवरीबॉडी। अगर आपको ये एग्जाम के रिलेवेंट लगे हैं तो प्लीज़ आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना, फुल पढ़ना है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करके आपने एम लक्ष्मीकांत या जो भी आपके पास इंडियन पॉलिटी होगा उसे पढ़ लीजिएगा। इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। जो भी बताया हूँ आप उसको अगर एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो सारी कंफ्यूजन आपकी नीति आयोग की खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।